स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है, अभिनंदन। मैं नगेंद्र मिश्रा आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम दिल्ली सल्तनत काल का वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि इससे पूर्व जैसे हमने वीडियो में बताया था कि किस तरह से भारत पर जो मुसलमान थे, अरब तुर्क थे, उनके द्वारा आक्रमण किए गए और उन आक्रमणों का परिणाम ये निकला कि भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होगी। तो इस वीडियो को समझने से पूर्व आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जो डाले हुए लिंक उसको जरूर देखें। भारत पर मुस्लिम आक्रमण और उसकी सत्ता स्थापित किस प्रकार से हुई वो उस वीडियो में अवश्य देखें, ठीक है। तो देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गुलाम वंश की जो है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास दो भागों में बटा हुआ है। एक तरह से एक दिल्ली सल्तनत काल है 1206 से लेकर 1526 तक का काल, और इसके बाद आता है मुगल काल, ठीक है। तो इस दिल्ली सल्तनत काल का जो पहला वंश है वो है गुलाम वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश कब से कब है? 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी में, ठीक है। तो ये गुलाम वंश है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत काल में आएगा खिलजी वंश 1209 से लेकर 1320 ईस्वी तक, और इसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसके बाद आता है सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1551 ईस्वी तक, और दिल्ली सल्तनत काल का जो अंतिम वंश आता है वह है लोधी वंश 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और यहाँ पर मुगल राजवंश या मुगल सत्ता की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत काल का ये अंतिम राजवंश था, ठीक है। अब देखिए हम पहले लेते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में बात करें, जैसे नाम से लग रहा है गुलाम, तो गुलाम कौन होते हैं? तो देखिए मुसलमानों में जो एक सभ्यता है, जो कल्चर है, वो ये है कि यहाँ पर जो है व्यक्तियों को भी जो बेच दिया जाता है। अपने जैसे हिंदू में इस तरह की कल्चर बहुत कम पाई जाती है। तो इनमें क्या होता है कि जो व्यक्ति कोई ज्यादा कर्जदार हो गया तो अपने बच्चों को बेच सकता है, एज मतलब प्रॉपर्टी जो है बच्चों को माना जाता है, ठीक है। या कोई भारी आक्रमण हुआ उसमें जो है कुछ लोग पकड़ ले गए, उनको सरेआम जो बाजार में जो बेच दिया जाता, तो इस कारण वो क्या बन जाते थे? किसी के गुलाम बन जाते थे। और ये गुलाम ही जो है क्या करते थे? लोगों के घरों में काम करते थे, उनके अनुसार जो है अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो ये जो वंश है जिसको हम गुलाम वंश कह रहे हैं, इसमें अधिकतर जो व्यक्ति सत्ता में आए वो किसी ना किसी के गुलाम थे। इसमें मुख्य रूप से जैसे इसकी वंश की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, तो वो भी गुलाम ही था, ठीक है। तो इस वंश पर आते हैं। तो देखिए 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई 1206 ईस्वी में, ठीक है। दिल्ली में सत्ता आपको पता है मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या किया गया कि तराइन के प्रथम युद्ध में और के बाद पराजित होने के बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया, और इसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। इस मुस्लिम सत्ता में मोहम्मद गौरी की सहायता या उसका जो बहुत वफादार व्यक्ति था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी जो कि गौर प्रदेश का था, तो उसने क्या किया कि यहाँ का जो भी उसने साम्राज्य निर्मित किया उस साम्राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक को वो यहाँ सौंप गया और स्वयं कहाँ गया? गौर प्रदेश लौट गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस साम्राज्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी के नाम से यहाँ शासन कार्य करता रहा। लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई, गोखर जाति के एक जाट के द्वारा हत्या कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? अपनी यहाँ से जो है स्वतंत्र सत्ता जो है स्थापित कर ली, ठीक है। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस तरह से भारत में पहला मुस्लिम सुल्तान कौन बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक बना, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और यहीं से गुलाम वंश का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए गुलाम वंश का प्रारंभ हो गया 1206 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की गई। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक असल में मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। कभी मोहम्मद गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर वो योग्यताएं थी कि वो विशेष कृपा पात्र किसका बन गया? मोहम्मद गौरी का बन गया। और जो भी भारत के अभियान रहे मोहम्मद गौरी के, उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका असल में जो अर्थ निकलता है वो निकलता है चंद्रमा का स्वामी, ठीक है। तो बड़ा एक अच्छा अर्थ वाला जो इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का।
कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 ईस्वी में इसने स्वतंत्रता की घोषणा की तो इसने अपने आप को सुल्तान कहलवाना पसंद नहीं किया, बल्कि मलिक या सिपह सालारी कहलवाना पसंद किया, क्योंकि ये उस समय तक गुलाम था। ठीक है, लेकिन 1208 ईस्वी में जो गजनी के मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी थे, उनके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया गया और उसके बाद इसके द्वारा सुल्तान की उपाधि ग्रहण की गई। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के को क्या कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता था, लाखों का दान दिया करता था, लाखों को जो है दान में दे दिया करता था, इस कारण इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान बख्श भी कहा जाता है क्योंकि इसको मुंह जवानी जो है कुरान याद थी और ये बड़ी सुरीली आवाज में क्या करता था, कुरान का जो है वाचन करता था, इसलिए इसको कुरान बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में एक बख्तियार खिलजी नाम के जो है व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, बंगाल और बिहार पर अपना साम्राज्य जो है का विस्तार किया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा इस समय बंगाल में सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन, उन पर इसके द्वारा आक्रमण किया गया। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको नष्ट कर दिया गया इसके द्वारा, और कई जो है दुर्लभ पांडुलिपियों को जलाकर राख में बदल दिया गया। तो ये बख्तियार खिलजी थे जिनके द्वारा बंगाल बिहार पर जो है आक्रमण किया गया और वहां पर एक सत्ता स्थापित कर दी गई। ठीक है, ये नदियां उस समय उनकी जो है राजधानी थी, पर इसके द्वारा लखनऊ को फिर उसकी राजधानी बना दी गए और इसके बाद अली मर्दान के द्वारा जो है बख्तियार खिलजी की हत्या करके यहाँ पर बंगाल में सत्ता स्थापित की गई थी। ठीक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक के एक ख्वाजा जो है सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में एक कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया, लेकिन चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है वो ज्यादा लंबा नहीं रहा, 1206 से लेकर 1210 तक ही रहा और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण इल्तुतमिश के बाद जो इसके बाद का शासक था तो उसके द्वारा इस कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया गया। ठीक है, तो प्रारंभ करने का श्रेय किसको मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन इसको पूर्ण करने का श्रेय किसको मिलता है, इल्तुतमिश को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया गया। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया गया। अजमेर में ये एक मस्जिद थी जिसका निर्माण 2.5 दिन के अंदर करवाया गया, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। ये असल में एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण कभी चौहान वंश के शासक थे विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था और इसी को तोड़ फोड़ कर जो है मस्जिद का रूप दे दिया गया, जिसको 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। अजमेर में ये स्थित है और इसके जो है दीवारों पर हरि केली नामक एक नाटक जो विग्रहराज चतुर्थ के दौरान लिखा गया था उसकी कुछ पंक्तियां भी जो है लिखी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा इस जो ये व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके काल में एक प्रसिद्ध जो है साहित्यकार थे जिनका नाम था हसन निजामी। हसन निजामी के द्वारा जो है ताजुल मोसिर नामक एक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। तो हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है आश्रय पात्र जो है क्या थे, एक लेखक थे। ठीक है, इसके अलावा 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई, मृत्यु हो गई लाहौर में चौगान नामक एक गेम खेल रहे थे, खेल था जिसमें घोड़े पर चढ़कर जो है बॉल को मारने का जो है कार्य किया जाता था, जैसे अपने यहाँ पोलो खेला जाता है, इस तरह से चौगान नामक गेम खेल रहे थे लाहौर में। और इस गेम के दौरान जो है ये व्यक्ति जो है घोड़े से नीचे गिर गया जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था आराम शाह वो क्या बना, अगला शासक बना। लेकिन देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी बारे में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे एक तो इसके द्वारा लाहौर को अपनी राजधानी बनाया गया था और गजनी से अपने साम्राज्य को अलग जो है कर एक नवीन साम्राज्य का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसकी और भी कई उपलब्धियां हैं। इसने इस तरह की व्यवस्थाएं डेवलप करने का प्रयास किया जिसके ऊपर जो है बाद में एक भारत में एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ। आराम शाह 1210 ईस्वी में शासक बना और ये व्यक्ति जो था, जैसे नाम से लग रहा आराम शाह आराम पसंद व्यक्ति था
इस कारण जो है इल्तुतमिश के द्वारा 1211 ईस्वी में इसको पराजित किया गया और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की गई। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश भी असल में गुलाम ही था और ये व्यक्ति जो है था इसको कभी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीदा गया, तो ये गुलाम का भी गुलाम था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपनी एक पुत्री का विवाह किससे किया गया था? इल्तुतमिश से किया गया था, ठीक है। तो 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आराम शाह, और आराम शाह के बाद कौन शासक बना? इल्तुतमिश बना, ठीक है। अब इल्तुतमिश जब शासक बना तो उस समय असल में कहाँ का शासक था? ये असल में जो है प्रांत था बदायूं, और बदायूं का ये जो है उस समय एक तरह से गवर्नर था, और 1211 ईस्वी में ये कहाँ का शासक बन गया? दिल्ली का शासक बन गया, ठीक है। अब चूंकि ये व्यक्ति था, ये भी काफी समझदार व्यक्ति था, और इसके द्वारा जो कार्य किए गए उसमें बात करें तो इसके द्वारा एक तो राजधानी परिवर्तित की गई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो क्या चल रही थी? दिल्ली चल रही थी, पर इस व्यक्ति ने राजधानी परिवर्तित करके लाहौर चल रही थी, तो इस व्यक्ति ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इस इल्तुतमिश के काल में इसके लिए बड़ी जो है एक परेशानी जो खड़ी करने वाले व्यक्ति थे, एक तो थे ताजुद्दीन यलदौज और दूसरे थे नासरुद्दीन कुबाचा। ताजुद्दीन यलदौज जो थे ये असल में गजनी का शासक था उस समय, और ये एक पुश्तैनी अधिकार मानता था, भारत के साम्राज्य को अपने साम्राज्य का अंग मानता था, तो इसकी शक्ति को भी जो है अंत करना था। एक दूसरे व्यक्ति थे नासरुद्दीन कुबाचा, तो ये व्यक्ति जो है सिंध और जो है उच्च मुल्तान का जो है उस समय शासक था, तो ये भी लगातार जो है इल्तुतमिश के लिए परेशानी खड़ा कर रहा था। लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और 1215 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध में किसको पराजित किया? ताजुद्दीन यलदौज को पराजित किया, और बाद में इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के जो है चलाए गए, ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के इसके द्वारा चलाए गए, और इन सिक्कों में दो प्रकार के सिक्के थे। एक तो जो है तांबे का तो जीतल था, और चांदी का क्या असर था इसमें? टंका। तो टंका व जीतल नामक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। इसके अलावा इन सिक्कों की विशेष बात ये थी कि इन पे टकसाल का नाम अंकित करने का कार्य भी किया गया था। तो ये प्रथा जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई, सिक्कों पे टकसाल का नाम लिखने की प्रथा, ठीक है। दो प्रकार के सिक्के चलाए गए, जीतल व टंका। जीतल तांबे का सिक्का था, टंका जो है चांदी का सिक्का था। इसके अलावा इसके द्वारा 40 गुलामों का एक गुट तैयार किया गया जिसको कहते हैं तुर्काने चहलगानी गुट। तो तुर्काने चहलगानी गुट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इसमें 40 गुलामों का एक गुट तैयार किया गया जिसको 40 गुट भी कहा जाता है। तो इसमें 40 गुलामों को रखा गया और इनको ऊंचे ऊंचे पद पर जो है स्थापित कर दिया गया। क्योंकि इल्तुतमिश गुलाम था, उसको कहीं ना कहीं ये लगता था कि भाई तेरी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है, तो इसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए क्या किया? 40 गुलामों का एक गुट तैयार किया जिसको तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है इसने अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करने के लिए, क्योंकि सत्ता को कोई चुनौती ना दे, इसलिए जो है इसके द्वारा 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा थे उनकी से जो है आज्ञा पत्र प्राप्त किया गया, ठीक है। यानी अपनी सत्ता को वैधता प्राप्त करने के लिए खलीफा से आज्ञा पत्र प्राप्त किया। खलीफा कौन होते हैं? खलीफा असल में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु होते हैं, और सभी मुसलमान जो है वो इनकी बातों को स्वीकार करते हैं। तो खलीफा से एक पत्र तैयार जो है लिया गया इनके द्वारा, जिसमें लिखवा लिया गया कि इल्तुतमिश जो है उसको यहाँ पर भारत में जो सत्ता है वो राज करने का जो वैध अधिकार प्राप्त है। तो वैधता का प्रमाण पत्र जो है इल्तुतमिश के द्वारा प्राप्त किया गया। इसके अलावा इस व्यक्ति के द्वारा इक्ता प्रथा प्रारंभ की गई। इक्ता प्रथा क्या होती है कि इसने जो प्राचीन सामंतवादी व्यवस्था थी उसको जो है परिवर्तित किया और अपने संपूर्ण साम्राज्य को इक्ताओं में परिवर्तित किया। इक्ताओं में परिवर्तित किया, उस भूभाग पर विशेष तौर से जो है भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई। एक इक्तदार जो होता था, यानी इक्ता का प्रमुख इक्तदार या वली कहलाता था। तो ये व्यक्ति क्या करता था कि वहां पर जो है कानून व्यवस्था को भी देखता था, साथ में भू राजस्व इकट्ठा करता था, अपने खर्चे काट के, अपने वेतन काट कर जो है बाकी का जो पैसा होता था वो जो है सुल्तान को भिजवा देता था।
तो ये इक्तादारी व्यवस्था है, उसको स्थापित करने का श्रेय किसको मिलता है? इल्तुतमिश को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा इसके काल में 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मांगबरनी जो था वो कहाँ गया? सिंध के जो है किनारे आ गया, सिंधु नदी के किनारे आ गया। असल में ये गजनी से जो है भागा हुआ था, गजनी पर मंगोलों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। अब इसने भारत में जो है शरण मांगी इल्तुतमिश से, इसने जो है सहायता की जो है गुहार लगाई, लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि इस व्यक्ति को शरण देने का मतलब है मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना। तो इसलिए जो है इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया और इस व्यक्ति को भारत में शरण नहीं दी, और इस व्यक्ति को यह कहलवा दिया कि भाई भारत की जो जलवायु है वो आपके अनुरूप नहीं है, इस कारण आप यहाँ ना रुकें। ठीक है। तो इससे एक बड़ा जो खतरा था मंगोलों का भारत पर आक्रमण करने का, वो क्या हो गया? टल गया। इसके अलावा इस व्यक्ति के द्वारा रणथंभौर को जीता गया, नागौर अजमेर में अपनी सत्ता स्थापित की गई। 1234-35 ईस्वी में इसने क्या किया? भिलसा व उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है, भिलसा में जो हिंदू मंदिर है, उन पर जो है आक्रमण किया गया, उनको लूटा गया और इन मंदिरों को जो है इसके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा नागौर में इल्तुतमिश के द्वारा तारकिन दरवाजे का निर्माण भी करवाया गया था। इल्तुतमिश एक बड़ा ही जो है योगी व्यक्ति था, बड़ी सोच रखता था और इसने योग्यता का वर्णन किया। योग्यता का वर्णन का मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने यह पाया कि इसकी मृत्यु के बाद अगर कोई व्यक्ति सत्ता को अच्छे ढंग से चला सकता है तो वो कौन है? इसकी पुत्री है रजिया। ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि एक वसीयतनामा तैयार किया और अपनी मृत्यु के बाद रजिया को अगले सुल्तान बनाए जाने की जो है एक इच्छा प्रकट की उसमें। और ये एक बड़ी जो है एक बड़ी पहल थी, क्योंकि उस समय का जो समाज था रूढ़िवादी समाज था, और ऐसे समाज में जो है इस तरह की पहल करना अपने आप में वास्तव में जो है बड़ी बात है। इस कारण जो है कई इतिहासकार ये मान के चलते हैं कि इल्तुतमिश ने जो मुस्लिम सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की गई उसका वास्तविक अगर संस्थापक माना जाए तो किसको माना जाना चाहिए? इल्तुतमिश को माना जाना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद रजिया का जो है आता है कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक का, तो उसको अभी हम देखते हैं। पहले आप इसको और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, और जैसे मैंने आपको बताया इल्तुतमिश ने एक स्वस्थ परंपरा को प्रारंभ करने का प्रयास किया, अपनी पुत्री रजिया को अगला सुल्तान के रूप में प्रोजेक्ट किया। लेकिन मुस्लिम रूढ़िवादी समाज था, इस कारण जो है 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो जो अमीर वर्ग था, जो संपन्न वर्ग था, ये जो मुल्ला मौलवी वर्ग था, उसके द्वारा रजिया के स्थान पर इसका पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज को जो है अगला सुल्तान बना दिया गया। ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो अगला सुल्तान बना, और इसकी जो माँ थी जिसका नाम था शाहतुर्कान, तो इस शाहतुर्कान ने क्या किया? तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाया, बहुत सारे जो है अमीरों को जो है नाराज कर लिया। तो उस तानाशाही प्रवृत्ति से जो जो लोग थे दिल्ली के वो परेशान हो गए, और ऐसी स्थिति में रजिया ने क्या किया? एक दिन शुक्रवार के दिन नमाज जब अदा की जा रही थी दिल्ली में, तो उस समय रजिया लाल वस्त्रों में जो है लोगों के बीच में गई और उसने अपने जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, उनकी एक इच्छा को जो है लोगों के समक्ष रखा कि वो जो है रजिया को सुल्तान बनाना चाहते थे। तो दिल्ली की जनता ने क्या किया? रुकनुद्दीन फिरोज को पद से हटा दिया और रजिया को अगला सुल्तान बना दिया। तो इस तरह से रजिया क्या बनी? अगली सुल्तान बनी। अब देखिए रजिया एक महिला थी और मुस्लिम रूढ़िवादी समाज का ये समय है। रजिया सुल्तान बनने वाली दिल्ली सल्तनत काल में पहली व अंतिम महिला थी। ठीक है। पहली इसलिए क्योंकि ये महिला बनी सुल्तान, और अंतिम इसलिए क्योंकि इसके बाद किसी और महिला को दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान बनने का मौका नहीं लगा। ठीक है। तो इस कारण रजिया सुल्तान बनी। अब रजिया जैसे सुल्तान बनी वैसी जो मैंने बताया रूढ़िवादी समाज था, इस कारण बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे जो प्रांत के जो गवर्नर थे, जो सूबेदार थे, उनको द्वारा विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें कभी रैदास थे, एतकीन था, अल्तुनिया था, मोहम्मद जुनेदी थे, तो इनके द्वारा विद्रोह किए गए। ठीक है। और चूंकि वो जानते थे विद्रोही की भाई दिल्ली के अंदर रजिया की पकड़ जो है मजबूत है, इसलिए रजिया को इस तरह से विवश किया गया कि ये दिल्ली से बाहर जाए, और एक अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जो है बठिंडा गई और वहां इसको कैद कर लिया गया। और इधर जो है रजिया के दिल्ली से जाने के बाद जो
अमीर वक्त था, उसने क्या किया कि इल्तुतमिश का एक और लड़का था जिसका नाम था बहराम शाह, उसको क्या बना दिया, अगला सुल्तान बना दिया। रजिया ने इसे परिस्थिति का मुकाबला किया और अल्तुनिया से क्या की, शादी की और पुनः जो है दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन बहराम शाह के द्वारा इसको पराजित कर दिया गया। और कैथल नामक स्थान पर कुछ जो डाकू वर्ग था, डाकू जो थे, उनके द्वारा रजिया को और अल्तुनिया को पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह से 1240 ईस्वी में रजिया की सत्ता का अंत हुआ और बहराम शाह जो कि अलाउद्दीन इल्तुतमिश का पुत्र था, तो वो क्या बना, अगला सुल्तान बन गया। ठीक है, अब इसके बारे में कोई विशेष जो है बात जानकारी नहीं है। इस तरह से जो कैथल है 1240 ईस्वी में रजिया की हत्या कर दी गई और बहराम शाह जो है 1240 में अगला सुल्तान बन गया। बहराम शाह के बारे में कोई विशेष जो है उपलब्धियां नहीं है और बहराम शाह को 1242 ईस्वी में ये रुकुनुद्दीन फिरोज का लड़का था अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 1242 ईस्वी में क्या बना, अगला सुल्तान बना। ये रुकुनुद्दीन फिरोज का लड़का था। ठीक है, इसके बाद 1246 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का लड़का था, ये अगला सुल्तान बना। बलबन के द्वारा इसकी सहायता की गई, इसलिए बलबन जो है इसका क्या बना, वकील बना। ठीक है, नायाब बना और 1246 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद क्या बना, अगला सुल्तान बन गया। अब देखिए बलबन, चूंकि बलबन के ने इसके इस कार्य में मदद की थी, इसलिए बलबन को जो है नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा उलुग खां की उपाधि दी गई। ये नसीरुद्दीन महमूद जो था, ये बड़ा ही जो है सहृदय इंसान था। इसके बारे में जैसे लिखा गया है कि ये जो है कुरान की प्रतिलिपियां लिखने का कार्य करता था और उनको बाजार में फिर बेचने के लिए भेज देता था। इसी प्रकार ये टोपियां सिलने का भी कार्य करता था। तो इस तरह के कार्य इसके द्वारा लिखा गया है। और बलबन चूंकि इस समय ही सत्ता का जो है निर्वाह कर रहा था आसानी से, और बलबन के द्वारा अपनी एक पुत्री का विवाह भी इस सुल्तान से कर दिया गया था। तो ये एक सत्ता का कॉम्बिनेशन इस तरह से इसमें चल रहा था। ठीक है, और इसके काल में जो एक व्यक्ति थे सिराज, उनके द्वारा अपनी पुस्तक भी जो है इनको भेंट की गई थी। और इस व्यक्ति के बाद जो है 1265 ईस्वी में जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, तो बलबन जो है आसानी से क्या बन गया, अगला सुल्तान बन गया। ठीक है, बलबन जो व्यक्ति था, ये बड़ा ही जो है एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी सत्ता को लौह व रक्त की नीति पर अपनाया। ठीक है, इस व्यक्ति के द्वारा राजत्व का भी सिद्धांत दिया गया। तो बलबन ने क्या किया कि लगातार, चूंकि लंबे समय तक नए नए जो है व्यक्ति जो है सुल्तान बन रहे थे थोड़े थोड़े समय में, तो एक पद की जो प्रतिष्ठा थी वो समाप्त हो गई थी। तो उस प्रतिष्ठा को बनाने के लिए बलबन के द्वारा लौह व रक्त की नीति को अपनाया गया और एक राजत्व का सिद्धांत दिया गया। तो इस लौह व रक्त की नीति के तहत बलबन ने क्या किया, तुर्कानी चैलगानी जो गुट था उसको क्या कर दिया, धीरे धीरे समाप्त किया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति थे जो इसकी सत्ता को क्या दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे। तो इस कारण जो है बलबन ने बड़ी क्रूरता के साथ इस जो ग्रुप था उसका क्या कर दिया, अंत कर दिया। इसके द्वारा राजत्व का सिद्धांत दिया गया। राजत्व का सिद्धांत क्या था, इसने कहा कि जो राजा होता है या सुल्तान होता है वो असल में ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसमें देवत्व का भी कुछ अंश पाया जाता है। ठीक है, तो इसने देवी सिद्धांत पर आधारित जो है राजत्व का सिद्धांत दिया और स्वयं को जिले इलाही भी कहलवाया। ठीक है, यानी ईश्वर का प्रतिबिंब। इसके अलावा इसके द्वारा एक अभिनंदन का एक नया तरीका प्रारंभ किया गया जिसको कहते हैं सिजदा व पाबूस। तो सिजदा व पाबूस प्रथा इसके द्वारा प्रारंभ की गई। ये एक ईरानी जो है शैली थी, अभिनंदन का एक तरीका था जिसमें कोई व्यक्ति अगर सुल्तान से मिलने आ रहा है तो वो व्यक्ति जो है सुल्तान के सामने लेट जाता था, सुल्तान के पैरों को चूमता था, हाथों को चूमता था, फिर सुल्तान जो है उसको खड़ा करके बात आगे की बातें करता था। ठीक है, तो सिजदा व पाबूस जो है इसके द्वारा प्रारंभ किया गया। इसने अपने आप को, चूंकि ये व्यक्ति भी गुलाम था, इसलिए इसने क्या किया, अपने आप को लोगों के सामने अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए स्वयं को एक ईरानी शाही वंश था जिसका नाम था अफरासियाब, तो अफरासियाब वंश का इसने स्वयं को घोषित किया। ठीक है, ये बड़े ही शानदार कपड़ों में रहता था, इसके साथ हमेशा इसके अंगरक्षक तैनात रहते थे। तो इसने जो सुल्तान का पद था उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, इसके अलावा इसके काल में मंगोलों के आक्रमण भारत पर प्रारंभ हो गए। तो इसके से सुरक्षा के लिए इसने क्या किया,
जो पश्चिमी सीमा थी उस पर 1 किलो की एक लंबी जो है तैनात का निर्माण करवाया। किलो की एक लंबी जो है एक श्रेणी तैयार की ताकि जो है मंगोलों के आक्रमणों को रोका जा सके। इसने अपने दोनों पुत्र बुगरा खां और मोहम्मद खां को यहाँ तैनात किया, लेकिन एक आक्रमण के दौरान मोहम्मद खां मारा गया और ये इसका बड़ा ही प्रिय पुत्र था। बलबन के द्वारा इस व्यक्ति को जो है फिर क्या की शहीद की उपाधि भी दी गई थी। इसके अलावा इसके काल में तुगलक खां के द्वारा भी बंगाल का ये शासक था, तुगलक खां, इसके द्वारा विद्रोह किया गया और बलबन के द्वारा बड़ा ही क्रूर तरह से जो है इस विद्रोह को दबाया गया था। ये कहा जाता है कि तुगलक खां के दूर दूर के जो भी सगे संबंधी थे उन सब को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसके अलावा इसके काल में अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार भी जो है उनको आश्रय जो है मिला और ये बड़े फिर बाद में साहित्यकार बने। अमीर हसन देहलवी जो है इसको तो भारत का सादी भी कहा जाता है, बड़ी अच्छी जो है इसके द्वारा गजलों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इस व्यक्ति के द्वारा एक सैनिक व्यवस्था पर आधारित एक सैनिकों का नया विभाग जो है स्थापित किया गया जिसको दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे तो लगातार इससे सुरक्षा के लिए इसने ये पाया कि एक सैनिक विभाग की स्थापना की जाए, तो एक सैनिक विभाग दीवाने अर्ज इसके द्वारा स्थापित किया गया। और चूंकि इसकी जो एक तरीका था वो था लौह व रक्त की नीति को इसके द्वारा अपनाया गया था। इस कारण चूंकि इस तरह की नीति को अपनाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था का सुदृढ़ होना बड़ा आवश्यक था, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, एक नया गुप्तचर विभाग दीवाने बरीद की स्थापना की थी। ठीक है, तो दीवाने बरीद एक गुप्तचर विभाग और दीवाने अर्ज एक सैनिक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बलबन के द्वारा की गई। अब चूंकि इसका बड़ा ही जो प्रिय पुत्र था मोहम्मद खां, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी मंगोलों के आगमन के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी, तो ये जो है दुख इसको बड़ा जो है अच्छा जो है बड़ा दुख जो है इसको गंभीर आघात देके गया और इसके लिए जो है इसके कारण जो है 1290 ईस्वी में जो है बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के बाद इसके जो पुत्र थे, जो इसका पुत्र था बुगरा खां, वो बंगाल का उस समय गवर्नर था, तो उसने वहीं जो है रहकर ये कह दिया कि मेरी दिलचस्पी नहीं है दिल्ली की सत्ता में। और इस कारण जो है बलबन की मृत्यु के बाद जो उसके पुत्र थे के गुबाद है, के खुसरो है, इनको सत्ता दी गई लेकिन ये नहीं चला पाया। इसके बाद अंतिम रूप से जो कैमूर्स जो था ये अल्पवयस्क व्यक्ति था, इसको जो है क्या बना दिया गया, सुल्तान बना दिया गया। लेकिन 1290 ईस्वी में इसी के सेनापति थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा मौका पाकर जो है इस कैमूर्स की हत्या कर दी गई। इस तरह से क्या हुआ, गुलाम वंश का अंत हो गया। तो जो वंश 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया, उस वंश का अंत 1290 ईस्वी में हो गया और इस वंश का जो अंतिम व्यक्ति था, जो सुल्तान था, वो था शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, तो ये जो वंश है इस तरह से समाप्त हुआ। एक इतिहासकार है हबीबुल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह, तो इनके द्वारा इसको मामलुक वंश भी कहा गया है। ठीक है, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा गया है और ये जो व्यक्ति थे इनके द्वारा इसको मामलुक वंश कहा गया। मामलुक वंश का जो अभिप्राय वो है कि स्वतंत्र माँ बापों की दास वाली संतानें, तो इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है, किसको, गुलाम वंश को। ठीक है, तो साथियों इस तरह से गुलाम वंश का अंत हुआ और इससे हमारा जो वीडियो भी आज समाप्त हो रहा है अब। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जैसे खिलजी वंश है, तुगलक वंश है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।